नमस्कार, मैं यामिनी सेठी और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं दीप नारायण पांडे, जो वर्तमान में मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। आज हमारी परिचर्चा का विषय है भारत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन व तीसरी दुनिया। आज की परिचर्चा का उद्देश्य है गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तीसरी दुनिया के स्वरूप को समझना। भारत ने गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाया है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत के विचार को जानेंगे और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को समझेंगे। परिचर्चा के प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता और तीसरी दुनिया पर विचार करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी शक्तिशाली गुट का सदस्य ना होना या निर्गुट होना, और तीसरी दुनिया का मतलब है ऐसे देश जो पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश की श्रेणी में नहीं आते। दूसरे शब्दों में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया दो गुटों में बटी थी, पूंजीवादी विकसित देश और साम्यवादी देश। जो देश इन दोनों गुट के सदस्य नहीं थे, वे तीसरी दुनिया के देश कहलाए। तीसरी दुनिया की अधिकांश देशों ने भय और शोषण मुक्त विश्व की स्थापना के लिए एक आंदोलन किया, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शीत युद्ध के दौरान संसार दो गुटों में बटा था, पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट। पश्चिमी गुट की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का अगुवा सोवियत रूस था। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए संसार के अधिकतर देश इन्हीं गुटों का अनुसरण कर रहे थे, जिससे इनकी आजादी को फिर से खतरा उत्पन्न हो गया था। नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने इसके विरोध में आवाज उठाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विजयी देश अपने वैचारिक मतभेद को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए थे। शीत युद्ध के दौरान इन्हीं मतभेदों का परिणाम था। यह एक अनोखा युद्ध था जिसमें ना सेनाओं ने भाग लिया और ना ही अस्त्रों का प्रयोग हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जो दो विरोधी गुटों के बीच राजनयिक रूप से लड़ा गया। शीत युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक आदर्श विश्व की स्थापना करना है। दूसरी तरह से कहें तो इस आंदोलन का प्रारंभ शीत युद्ध की प्रक्रिया में ही हुआ था। भारत इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में से एक है। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नुरुमा और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसकी स्थापना बेलग्रेड में सन 1961 में की गई थी। वर्तमान समय में यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। 2012 के तेहरान सम्मेलन तक इसमें 120 सदस्य हो चुके हैं, जिससे तीसरी दुनिया के देशों के शक्ति का एहसास होता है। आज की हमारी परिचर्चा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया है। दूसरे भाग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत के विचार को जानेंगे और तीसरे भाग में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। चर्चा का पहला भाग है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। आज़ादी मिलते ही भारत के सामने यह समस्या थी कि वह अमेरिका या सोवियत रूस की गुटबाजी से अपने आप को कैसे बचाए। माओ त्से तुंग ने कहा था, संसार में 2 सड़कें हैं, एक मॉस्को की ओर जाती है और दूसरी वॉशिंगटन की ओर, तीसरी कोई सड़क नहीं है। प्रश्न ये था कि भारत इन दोनों में से कौन सी सड़क पर चले, मॉस्को या वॉशिंगटन की। मॉस्को की सड़क पर चलना इसलिए संभव नहीं था कि भारत साम्यवादी नहीं था। वहीं रूस की तरक्की से प्रभावित होने के बावजूद भी निरंकुश व्यवस्था का समर्थक नहीं था, और वॉशिंगटन की सड़क पर चलना इसलिए संभव नहीं था कि वह सड़क लोकतांत्रिक होते हुए भी साम्राज्यवाद की सड़क थी। इसलिए भारत और तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों ने अलग अलग रास्ता अपनाया और निर्गुट का रास्ता, गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। आजाद भारत के सामने अपने स्वाभिमान को मजबूत बनाना, विश्व शांति की स्थापना करना और आर्थिक मजबूती प्राप्त करने की चुनौती थी, और इसके साथ कुछ व्यवहारिक कारण थे जिनके कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
भारत का यह मजबूत विश्वास रहा है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति केवल शक्ति गुटों की राजनीति से दूर रहकर और स्वतंत्र विदेश नीति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? इस चर्चा को हम 4 बिंदुओं में बांट लेते हैं। बिंदु 1, स्वाभिमान का तकाजा। भारत एक स्वाभिमानी राज्य के रूप में आजाद हुआ था। आजादी के लिए किए गए बलिदान से भारत का स्वाभिमान ऊंचा उठा था। जो देश गुलामी के विरुद्ध शानदार लड़ाई लड़कर आजाद हुआ हो, वो भला आजाद होने के बाद गुलाम होना क्यों पसंद करता? भारत किसी भी संप्रभु देश की तरह अपने निर्णय स्वयं करना चाहता था। वह अपने विदेश नीति को किसी देश को गिरवी रखना नहीं चाहता था। स्वाभिमान का तकाजा था, इसीलिए भारत ने किसी गुट का पिछलग्गू न बनकर अपना एक नया रास्ता बनाया, गुट निरपेक्षता का रास्ता। भारत की विचारधारा ना तो पश्चिम के पूंजीवाद से मेल खाती थी और ना ही सोवियत रूस के साम्यवाद से। वैचारिक रूप से भी भारत ने एक स्वतंत्र मार्ग ही चुना, लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग। बिंदु 2, आर्थिक कारण। एक विदेश नीति का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में योगदान देना होता है। इस नज़र से भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति भारत के आर्थिक हितों के लिए उपयोगी रही है। भारत के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक था कि उसे दुनिया के सभी देशों के सहयोग मिले। भारत को आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों की तकनीक और विकासशील देशों के बाजार की आवश्यकता थी। इसीलिए यह आवश्यक था कि सभी देशों के साथ भारत के संबंध दोस्ताना हों। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट और रूस के सहयोग से बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट विकसित हुआ है, जबकि अमेरिका के आर्थिक सहयोग से भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। दामोदर नदी परियोजना में भी अमेरिका का आर्थिक और तकनीकी सहयोग था। गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत को आर्थिक क्षेत्र में भरपूर सफलता मिली। आर्थिक, राजनीतिक या दूसरे प्रकार की सहायता के लिए किसी एक देश का पिछलग्गू बनने में भारत का आर्थिक विकास सीमित हो जाता। इस तरह आर्थिक हितों की दृष्टि से भी गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाना भारत के लिए सही था। बिंदु 3, विश्व शांति के लिए। भारत दुनिया में सुख और शांति चाहता है। जब भारत की विदेश नीति का निर्माण हो रहा था, उस समय शीत युद्ध के कारण तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बन रहा था। अमेरिका ने नाटो, सीटो, संटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाकर तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी कर ली थी। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को अपने विभिन्न सैनिक गुट में शामिल कर लिया था। वही सोवियत रूस वार्सा संधि के द्वारा पूर्वी जर्मनी, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया को अपने साथ सामरिक रूप से मिला लिया था। यदि भारत दोनों में से किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो इससे युद्ध का माहौल और भी तेजी से बढ़ जाता। आवश्यकता थी दोनों गुटों के बीच की गर्माहट को कम करना। गुट निरपेक्षता के द्वारा ही शीत युद्ध की गर्माहट कम की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता बनाकर तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त किया। तीसरी दुनिया को स्वतंत्र विदेशी नीति बनाने का विकल्प दिया। यहाँ तक भारतीय विदेश नीति की बात है, उसमें शांति को प्रधानता दी गई है। उसका जाहिर है कि हमारी सभ्यता में, हमारे इतिहास में कारण है कि भारतीय इतिहास में उन सज्जनों को ज़्यादा अहमियत दी गई है जिन्होंने शांति के पथ पर काम किया, और उनकी बड़ी उदाहरण हैं हमारे महात्मा गांधी जी। और इसीलिए भारतीय विदेश नीति ने हमेशा कोशिश की कि शांति के पथ पर चला जाए, और इसको सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में ये लिखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि भारत देश और इसकी सरकारें हमेशा कोशिश करेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे। और इसी के नज़रिए से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे संबंध हैं पड़ोसी देशों के साथ या बड़ी ताकतों के साथ, उनमें हमेशा भारत की कोशिश रही है कि किसी तरह की कॉन्फ्रंटेशन ना पैदा हो, और
हमेशा कोशिश की गई कि पड़ोसी देश और बड़े राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत शांति के लिए काम करे। बिंदु 4, व्यवहारिक कारण। विश्व में समय समय पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसे अपने गुट के समस्याओं में न चाहते हुए भी भाग लेना पड़ता, जिससे हमारी संप्रभुता का हनन होता। साथ ही साथ देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनता। भारत के राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थी। भारत दुनिया की हर समस्या से क्यों उलझता रहे? भारत यही चाहता था कि संसार के अधिकांश देश उसके मित्र बनकर रहें। यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उसके विरुद्ध हो जाता। आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेने में कोई बुद्धिमानी नहीं थी। व्यवहारिक नजर से देखें तो भारत के लिए गुट निरपेक्षता ही एक ऐसा रास्ता था जो दुनिया के विवादों से बचा सकता था। इसलिए नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। एक दूसरी उदाहरण हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की ले सकते हैं, जिसमें कोशिश की गई कि जितने उन्नतिशील देश हैं, जिनको हाल ही में आज़ादी मिली थी 50 के दशक में, उनका अपना एक जुट बनाया जाए, एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाए जो कोशिश करे कि वो एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की उन्नति में हाथ मिलाकर आगे चलें और कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ। तो बहुत सी उदाहरणें देखी जा सकती हैं भारत की विदेश नीति में, जहां हमेशा कोशिश की गई है कि शांति को प्रधानता दी जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और उसी के नज़रिए से भारत ने जो पूरा विश्वास प्रकट किया यूनाइटेड नेशंस के प्रति। आप देखें कि कश्मीर के मुद्दे को खुद भारत यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाता है। तो ये पूरा एक माहौल ऐसा था उस वक्त, और ऐसी हमारी ये कहें कि इनहेरिटेंस है भारत देश का, कि विदेश नीति बहुत गहन तरीके से और गहराई से शांति के जो पूरे आयाम हैं उनको आगे बढ़ाने में लगी रही है। अब हम परिचर्चा के दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग की परिचर्चा में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत के विचार को जानेंगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने तय किया था कि उसकी विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति रहेगी। वह किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। वह हर समस्या के संबंध में अपनी नीति का निर्माण उसके गुण दोष के आधार पर करेगा। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, किसी भी परिस्थिति में भारत किसी भी देश के हाँ में मिलाने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए विचार रहित चलना, कठपुतली बनना और हाँ में हाँ मिलाना अपमानजनक है, उसी प्रकार एक देश के लिए दूसरे देश की कठपुतली बनना और हाँ में हाँ मिलाना अपमानजनक है। इसलिए भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया। गुट निरपेक्षता भारत की स्वतंत्र, सक्रिय और भारतीय हितों की विदेश नीति है। साथ ही साथ यह तीसरे गुट के निर्माण की नीति भी नहीं है। इस परिचर्चा के दूसरे भाग को भी 4 बिंदुओं में बांटकर विस्तार देंगे। बिंदु 1, गुट निरपेक्षता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन किसी के दबाव में नहीं करता है। वह अपनी विदेश नीति का खुद निर्माता और संचालक है। गुट निरपेक्षता निष्पक्षता और स्वतंत्रता की नीति है। भारत किसी देश के दबाव में आकर अपने विदेश नीति को नहीं बनाता है। सन 1986 के गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि गुट निरपेक्षता हमारी राजनीतिक कूटनीति नहीं, वह तो हमारी जीवन पद्धति है। हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए किसी भी गुट के पिछलग्गू नहीं है। राजीव गांधी के विचार से सिद्ध होता है कि गुट निरपेक्षता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। बिंदु 2, अब हम चर्चा करते हैं गुट निरपेक्षता भारत की सक्रिय विदेश नीति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध और नए आजाद हुई तीसरी दुनिया के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत में तटस्थता की नीति कहा जा सकता था, जो नेहरू जी को पसंद नहीं था, क्योंकि तटस्थता में निष्क्रियता और उदासीनता का बोध होता है।
नेहरू जी ने कहा भी था, यदि विश्व में कहीं स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या निष्क्रियता नहीं है। किसी खास व्यक्ति की बात करें जिसकी छाप भारत की विदेश नीति पर बहुत गहरी हो, तो जाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम हमारे जहन में आता है, ख्याल में आता है। ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 1928 में, तब से लेकर और उनकी मृत्यु हुई जब 1964 में, इतने लंबे अरसे तक आप ये समझें कि जवाहरलाल नेहरू ऑलमोस्ट अकेले ऐसे नेता थे जो भारत की विदेश नीति के बारे में सोचते थे और उसको आर्टिकुलेट करते थे, उसका व्याख्यान करते थे। तो उनका जो एक तरह से प्रभाव है भारत की विदेश नीति पर, वो बहुत ही गहरा है। और ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को समझने के लिए शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को समझना शायद बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका है उसको करने का कि उन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने ख़ास इसीलिए लिखी कि पूरे विश्व में भारत को कैसे समझा जाए और भारत की पहचान विश्व स्तर पर कैसे बने। तो उनका जो योगदान है भारत की विदेश नीति में, शायद उसका कोई भी सामी नहीं है। उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई नाम शायद नज़र नहीं आता हमें जिनका इतना ज़्यादा प्रभाव भारत की विदेश नीति पर रहा हो। और शायद ये भी कहना सही होगा कि काफ़ी हद तक आज भी आप देखते हैं कि विदेश नीति में कैसी सोच है और कैसे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, या किस तरह से हम मुद्दों को सुलझाते हैं, उनका नज़रिया आज भी शायद काफ़ी हद तक नेहरूवियन कहा जा सकता है। तो उनकी छाप भारत की नीति पर शायद बहुत ज़्यादा है, और उनकी छाप में शांति का जो योगदान है वो इसलिए नज़र आता है कि गांधी जी का प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर बहुत ज़्यादा था, और शायद इसीलिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुना भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, कि उनको लगा कि उनकी सोच शायद जवाहरलाल नेहरू अच्छे से समझते हैं, और वो सोच में भारत की भविष्य में भारत का फ़ायदा है, और शांति और स्थिरता बनाने के लिए शायद उस तरह की सोच ज़रूरी है। अपनी सक्रिय विदेश नीति के कारण भारत ने विश्व राजनीति में सदा ही अहम भूमिका निभाई है। अन्याय और आक्रमण के प्रति भारत की आवाज़ सदा ही मुखर रही है। चाहे पश्चिम एशिया में अरब इजराइल संघर्ष हो, चाहे वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी हो, वर्तमान में विकसित देश विश्व व्यापार संगठन या WTO के माध्यम से तीसरी दुनिया के हितों का हनन कर रहे हैं, जिसका भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विरोध करता रहा है। विश्व व्यापार संगठन को WTO भी कहा जाता है। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत शीत युद्ध के समाप्त होते ही इराक पर आक्रमण करता है, जिसका भारत कड़ी आलोचना करता है। 21वीं सदी में विश्व शांति और मानव सुरक्षा के लिए भारत सक्रिय पहल कर रहा है, जिसका उदाहरण है कोंगो, लेबनान और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में सहयोग करना। बिंदु 2 की चर्चा से सिद्ध होता है कि गुटनिरपेक्षता भारत की स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति है। बिंदु 3 भारतीय हितों की नीति पर चर्चा करते हैं। भारतीय विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया है। इसका मूल उद्देश्य भारतीय हितों को सुरक्षित करना ही है। भारत की विदेश नीति किसी गुट से शामिल नहीं है, पर राष्ट्रीय हितों को लेकर यह किसी भी गुट से सहयोग ले सकती है। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय हित ही होता है, जिसका उदाहरण है भारत द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका की सहायता लेना। राष्ट्रीय हितों की नींव पर गुटनिरपेक्षता की परिधि में कभी कभी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई कठोर नीति नहीं है, यह एक परिवर्तनशील नीति है। बिंदु 4 यह तीसरे गुट के निर्माण की नीति नहीं है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई थी,
जिस समय संसार 2 गुटों में बटा था। भारत दोनों गुटों में से किसी भी गुट का सदस्य नहीं था। भारत वैश्विक समस्याओं का समाधान रूस या अमेरिका की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी नज़र से देखता रहा है। भारत की तरह संसार के और भी कई देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में यह प्रश्न उठा था कि क्या भारत गुट निरपेक्ष देशों का गुट बनाना चाहता है। इस प्रश्न का नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था। गुट निरपेक्षता का अर्थ तीसरे गुट का निर्माण नहीं है, बल्कि यह निर्गुट की विदेश नीति है। भारत गुट निरपेक्ष देशों का कोई गुट नहीं बनाना चाहता है। पूर्व रक्षा मंत्री मेनन ने कहा था, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश और शासन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसी समूह अथवा गुट अथवा गठबंधन के अंग के रूप में नहीं, जिसका उदाहरण है गुट निरपेक्ष सदस्य देशों का विश्व की समस्याओं के बारे में आपसी मतभेद रहना। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कई राज्य किसी भी गुट में शामिल नहीं है। समय समय पर बेलग्रेड, काहिरा, कोलंबो, हवाना, दिल्ली और तेहरान में गुट निरपेक्ष देशों में सम्मेलन हुए हैं। अब हम परिचर्चा के अंतिम भाग, शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और उनके हितों का आंदोलन है। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद 2 ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समाप्त हो जाती है। इसलिए कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत था कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ 2 ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समाप्त हो जाती है, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन शीत युद्ध के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाती है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली ध्रुव के रूप में उभरता है और अपने साम्राज्यवाद नीति के तहत शीत युद्ध के बाद इराक पर 1991 के बाद 2003 में दोबारा आक्रमण करता है, जो शीत युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अभियान था। अमेरिका के इस कदम का 2003 के कोलालंपुर सम्मेलन में निंदा की गई थी। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की उपस्थिति, ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु योजना को दबाना और नाटो के माध्यम से लीबिया में गद्दाफी को सत्ता से हटाकर हत्या करवाना, ये सभी घटनाएं अमेरिकी साम्राज्यवाद के उदाहरण हैं। अभी अगस्त 2012 के तेहरान सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य राष्ट्रीय संगठन पर अमेरिका नियंत्रण का विरोध किया है। पश्चिमी सहारा की आज़ादी को विश्व मंच पर उठाता है। वर्तमान समय में पश्चिमी सहारा की आज़ादी को गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश समर्थन करते हैं। वर्तमान समय में पश्चिमी विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से अपनी आर्थिक नीतियों को विकासशील देशों पर थोप रहे हैं। विकसित देशों की इस नीति का भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे विकासशील देश मिलकर जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सुधार, मानव अधिकारों और दक्षिण सहयोग पर एक मत है। विकासशील और गरीब देशों की आवाज़ साम्राज्यवादी और नव उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा दबा न दी जाए, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी ज़रूरी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या शीत युद्ध के बाद लगातार बढ़ रही है, जिससे यह पता चलता है कि यह आंदोलन आज भी व्यावहारिक है। वास्तविक रूप से यह आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और संप्रभुता को बचाए रखने का आंदोलन है। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया को पूंजीवादी देश और साम्यवादी समूह से खतरा था। शीत युद्ध के बाद विकासशील तीसरी दुनिया को अमेरिका और विकसित देशों के साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद से खतरा है। इसलिए यह आंदोलन आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले था। उपसंहार। आज की चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का आंदोलन है। यह आंदोलन अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक तीसरी दुनिया के अधिकारों का आंदोलन है। इस आंदोलन ने शीत युद्ध के प्रभाव को कम करके दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया है।
आज के दौर में यह आंदोलन तीसरी दुनिया को एक ध्रुवीय शक्ति और विकसित देशों को नव उपनिवेशवादी नीति से बचाने का आंदोलन है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं ने जन्म ले लिया था। फलस्वरूप भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया की अगुवाई में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के माध्यम से भारत के विकासशील देशों का विश्वास जीता गया। आज की चर्चा से हमने जाना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की एक स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति है। भारत अपने वैदेशिक संबंधों को बनाने के लिए स्वतंत्र है। वियतनाम, कांगो और अफगानिस्तान आदि की समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। आज हमने यह भी जाना कि आंदोलन तीसरे गुट के निर्माण का नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के सम्मान और अधिकार का आंदोलन है। इस आंदोलन में भागीदारी करने से भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों में बढ़ोतरी हुई है। आज की चर्चा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के बाद यह आंदोलन जरूरी है। शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इस आंदोलन पर सवाल उठाए जाने लगे थे। कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत था कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ दो ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समाप्त हो जाती है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु वास्तविक रूप से यह आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और संप्रभुता को बचाए रखने का आंदोलन है। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया को पूंजीवादी देश और साम्यवादी समूह से खतरा था। शीत युद्ध के बाद विकासशील तीसरी दुनिया को अमेरिका और विकसित देशों के नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से खतरा है। इसलिए यह आंदोलन आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले था। आज की चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से भारत अपना स्वतंत्र विदेश नीति बनाता है। आज के इस सफर में बस इतना ही। आपके सुझाव और आपके प्रश्न हमेशा से ही आमंत्रित हैं। नमस्कार।